हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और ये एग्जाम जो हुआ था वो 2 फरवरी 2023 को हुआ था, शिफ्ट 1 में हुआ था। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। जैसे ये कब एग्जाम हुआ था, तो ये एग्जाम 2 फरवरी 2023 को हुआ था, शिफ्ट 1 था। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक टोटल टाइमिंग 1 घंटे का था। और ये 100% रियल क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, यानी इसमें टोटल 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 7 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबका मुख उत्तर की ओर है, तो मैं सबका मुख उत्तर की ओर कर देता हूं, ठीक है। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या बोलता हूं कि जो 100% कन्फर्म हो उसका स्थान अगर आपको मालूम हो जाता है तो आप वहीं से शुरू करिएगा। जैसे लिखा हुआ कि ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो ये 100% कन्फर्म है कि ए जो है, जैसे ये बाईं ओर होता और ये वाले राइट साइड से है, तो इसमें हमको 100% कन्फर्म हो गया कि ए जो है वो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमको ए को बैठा देना बाईं ओर से, ए को बैठा दिए हम बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा दिए। उसके बाद लिखा हुआ है ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि ए और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठ गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए, डी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो ये हमें कंफर्म नहीं, ये सिर्फ मालूम है हमको कि डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, लेकिन ये नहीं पता है कि उसको कहाँ पर बैठाना। ये 7 जगह में हमको कहाँ पर बैठाना है, इसको अभी हम छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। लिखा हुआ और डी जो है ए के ठीक बगल में बैठा हुआ, तो ये कंफर्म हो गया कि डी जो है वो ए के बगल में होगा। लेकिन याद रखिएगा डी आपका यहाँ भी हो सकता है और डी आपका यहाँ भी हो सकता है, यानी डी का 2 स्थान हो गया। आगे लिखा हुआ कि बी जो है डी के ठीक बगल में होगा। अगर डी यहाँ पर होगा तो क्या यहाँ पर बी आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी नहीं आएगा। डी कहाँ पर आएगा? डी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये स्थान बिल्कुल फिक्स हो गया। और इसी के बगल में बी आना चाहिए, तो ये भी कंफर्म हो गया। इससे पहले क्या लिखा हुआ था कि डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो डी यहाँ होगा, 1 2 3, इसका मतलब कि सी यहाँ हो गया। सी और डी के बीच में, सॉरी सी नहीं एफ होगा, यहाँ पर एफ के बीच में हो गया, 3 व्यक्ति हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि ई जो है सी के ठीक बगल में नहीं बैठा, इसका मतलब है कि ई यहाँ पर नहीं बैठेगा। ई कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ कौन सा बच गया? हमारा बच गया सिर्फ ये जी बच गया, तो जी को बैठा देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए मेरा यहाँ पर है और जी मेरा यहाँ पर, तो इसके बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो 100% कन्फर्म है उसका स्थान कहाँ पर हो वहीं से हम शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा? तो जब भी आपको कागज वाला क्वेश्चन देगा खोलने के बाद मोड़ने के बाद, तो इसमें आपको हमेशा दर्पण प्रतिबिंब का यूज करना है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि ये अगर दर्पण है तो इसमें लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाते हैं और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाता है। तो ये कागज वाले हमेशा दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो जैसे ये आपको फिगर दिया हुआ है, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि इसको बीच से डिवाइड करके ये वाला पार्ट को इधर से मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद हमको इस प्रकार का डायग्राम हो गया। फिर इसको 20 से डिवाइड करके इस प्रकार से मोड़ दिया, तो हमको एक ये
त्रिभुज के रूप में बन गया। अब जैसे जैसे मोड़ेंगे, अब कहने का मतलब ये वाला पार्ट खोलेंगे ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर खोलेगा तो फिर से हमको यहाँ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर एक इसका चरखुट बनेगा, फिर एक सर्किल बनेगा और ये वाला फिगर यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद फिर इसको इधर से खोलेंगे तो सेम हमको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। अब ये जितना भी डायग्राम बना हुआ इसका जस्ट सब यहाँ पर एक सर्किल होगा। ठीक है, सभी के सब यहाँ पर एक सर्किल बन जाएगा। ये इसके बगल में बनेगा, ये इसके बगल में बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ये बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, उसके बाद एक ये बनेगा। सेम उसी प्रकार से तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद, दूसरे पद और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 18 और 45 दिया हुआ है, इसका संबंध बताना है कि ये किस प्रकार से है। उसके बाद एक आपको दिया हुआ है 30 और 75 दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या देखना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इसमें कितना से गुना किया हुआ है, कितना जोड़ा हुआ है, अगर जोड़ के देखते हैं तो जैसे अगर 5 में से 15 में से 8 गया, 7, 3 में से 1 किया, तो इसका मतलब इसमें 27 ऐड किया गया। अगर हम इसमें 27 ऐड करके देखते हैं तो ये 7 और 3 2 5 आ रहा है, यानी हमको ये 75 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐड करने के भी बाद नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं इसका हम रेशियो चेक करते हैं। अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 से काटेंगे तो 5 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसका हम मासा निकाल दिए। ठीक है, इसका भी मासा कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, यानी रेशियो सभी में 2:5 आ रहा। अनुपात क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसमें भी हमको चेक करना होगा कि यहाँ पर ही क्या आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये 60 है, अगर हम इसको 12 से काटेंगे तो 12 5 60, तो यहाँ पर हमको 2 चाहिए, तो 12 दूनी 24। ठीक है, क्योंकि 24 यहाँ पर अगर हम रखते हैं, 24 रखते हैं, यहाँ पर ही 60 रखेंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 5 60, यानी हमको रेशियो बिल्कुल सेम मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये आपको अल्फाबेट वाले प्रश्न दिया हुआ है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ए से लेके जेड तक सभी अल्फाबेट के नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अल्फाबेट के सभी नंबर याद कर लीजिएगा और सभी अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी और इजी तरीका से बना सकते हैं। जैसे ये एक्स दिया हुआ है, ये क्या है, एक्स टी ई बी, ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए एक्स का कोड कितना होता है, 24 होता है। टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है 20, और ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, यू के बाद क्यू दिया हुआ था, एच दिया हुआ था और ई दिया हुआ था। तो यू का कोड होता है 21, कितना होता है 21। क्यू का कोड होता है 17, एच का कोड होता है 8, ई का कोड होता है 5 होता है। तो यहाँ पे नंबर लिखने से क्या हुआ, ये 24 से 21 हुआ। कैसे हुआ, तो ये -3 करने पर हुआ। ये 20 से 17 हुआ, ये भी -3 हुआ। अब ये 5 से 8 बढ़ गया, इसका मतलब कि ये +3 हो गया। अब ये 2 से 5 हुआ, इसका मतलब कि ये +3 हो गया। तो नंबर लिखने पर हमें साफ साफ नज़र आ जाता है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो -3, उसके बाद 2 +3 है, 2 बार माइनस करना है और 2 बार प्लस करना है। तो उसी प्रकार से हमको ये लिखा हुआ है, इसका हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। तो आर का होता है 18, एन का होता है 14, के का होता है 11 और एच का होता है 8। तो मैंने क्या बताया, इसमें -3 +3 +3 यही तो करना है।
18 में से 3 गया 15 होता है ओ का कोड। 14 में से 3 गया 11 कोड होता है के का। अब इसमें 3 जोड़ेंगे 11 3 14 होता है एन का। फिर 8 3 11 कोड होता है के का, यानी ओके एन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो कि वेन डायग्राम का वो कॉन्सेप्ट होता है, और वेन डायग्राम के माध्यम से आप लोग कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप लोग कब बना सकते हैं? जब आपको ये 3 कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तभी आप वेन डायग्राम के माध्यम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज के बाद आप लोग कभी कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें टोटल 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाला। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सभी वाला में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर हो गया, तो ये सभी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा हो गया? सभी वाला हो गया। जैसे ये अगर सारा डायग्राम बना हुआ, इसका मतलब ये सभी वाला हो गया। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ वाला कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ कैसा होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ वाला कॉन्सेप्ट को, इसमें क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह इस प्रकार से काटते रहेगा। ठीक है, ये कुछ वाला पार्ट हो गया। अब आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं वाला। कोई नहीं में डायग्राम कैसे बनेगा? इसमें 2 सर्किल हो, चाहे 4 सर्किल हो, चाहे 5 सर्किल हो, कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है कोई नहीं वाला में। तो अब मैं क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करता हूँ। पहला लिखा हुआ है कि सभी बिस्तर टेबल है, तो सभी वाला इस प्रकार से कर दिए। अब यहाँ पर ही डाउट आता है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जिसके साथ सभी वर्ड लगा हुआ है, जिसके साथ सभी वर्ड लगा हुआ वो छोटा हो जाएगा, और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगा हुआ वो बड़ा हो जाएगा। तो सभी वर्ड लगा हुआ है बिस्तर में, इसका मतलब कि बिस्तर छोटा हो जाएगा और टेबल बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि सभी खाट टेबल है, तो खाट जो है तो खाट टेबल के अंदर है, इसका मतलब कि ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, टेबल से अलग बोला। ठीक है, टेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए टेबल से हट के रहेगा, लेकिन बोला है कि सभी खाट टेबल है। उसके बाद है कि सभी टेबल नल। अब टेबल जो है छोटा हो गया और नल यहाँ पर बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने वेन डायग्राम बना दिया। निष्कर्ष लिखा हुआ है, मैंने वेन डायग्राम के माध्यम से कथन को बना दिया है। अब मैं आपको निष्कर्ष पढ़ के देखता हूँ कि निष्कर्ष में क्या क्या आता है। तो बोला है कि सभी खाट नल है, ये जितना भी खाट है ये नल हो जाएगा, क्योंकि खाट छोटा है और नल बड़ा है, इसका मतलब कि ये निष्कर्ष सही है। उसके बाद है दूसरा निष्कर्ष, कुछ नल टेबल है, तो ये नल है और ये टेबल है, तो कुछ नल टेबल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा नल का ही पार्ट टेबल में आ जाए, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद है कुछ बिस्तर खाट है, बिस्तर यहाँ पर है खाट यहाँ पर, दोनों को दोनों अलग है, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है। केवल 1 और 2 निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में इसका कोड इतना लिखा हुआ है और इसका कोड इतना लिखा हुआ है, तो आपको ब्लैंकेट का बताना है। तो ये भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए और अपोजिट लेटर याद कर लीजिएगा, तो आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, ये DEVOUR, इसका कोड क्या दिया हुआ है, WGEQFT दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये D है, तो D का कोड कितना होता है, ये D का कोड 4 होता है, E का कोड 5 होता है, इसका कोड 22 होता है, O का कोड 15 होता है, और U का कोड कितना होता है, 21 होता है, और R का कोड 18 होता है। तो उसी प्रकार से
W का कोड होता है 23, G का कोड होता है 7, E का कोड होता है 5, Q का कोड होता है 17, F का कोड होता है 6 और T का कोड होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 से 23 हो गया। तो 4 से 23 होने का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को हम जोड़ के देखते हैं तो 4 और 23 27 हो गया। इसका मतलब ये D का अपोजिट वर्ड हो गया। अगर जोड़ने पर 27 आता है वो उसका अपोजिट वर्ड हो गया। ये 5 था तो 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, 22 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 27 आ गया। यहाँ पर हमको क्या मिला है कि एक बार हमको अपोजिट लेटर लिखना है, एक बार अपोजिट लिखेंगे और एक बार 2 ऐड करेंगे, फिर से उसका उल्टा लेटर लिखेंगे और फिर उसमें हम 2 ऐड करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर अपनाना है, मतलब यही पैटर्न यहाँ पर ही फॉलो हो रहा है। अब जैसे B है तो B का उल्टा Y होता है, B का उल्टा Y होता है, और L का मतलब होता है 12। तो L में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 14, और 14 कोड होता है N का। उसके बाद A है तो A का उल्टा होता है Z, उसके बाद है N का होता है 14, 14 2 16, 14 2 16, 16 कोड होता है P। उसके बाद है K का अपोजिट वर्ड होता है P। उसके बाद E है तो E में अगर हम E में 2 जोड़ेंगे यानी 5 2 7 तो G हो जाएगा, और T का उल्टा होता है G होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है और भागा का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस डिवाइड पे करना। जैसे माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ पर डिवाइड वाला चेक करेंगे। जैसे इसमें माइनस दिया हुआ है तो माइनस का अर्थ क्या है, भागा है, तो 6 में 4 से भाग देंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कटने वाला, तो ये हम नहीं चेक करेंगे। फिर यहाँ भी माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर भागा रखेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा इसमें तो माइनस है ही नहीं, इसका मतलब ये चेक नहीं करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यही चेक करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जिसका अर्थ डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हम यहाँ पर 20 रखते हैं, 20 है, इसको डिवाइड करेंगे, 4 प्लस का अर्थ है गुना और भागा का अर्थ क्या है, माइनस है, और गुना का अर्थ है जोड़ है। तो 4 से भाग देंगे 5, 5 में 6 से गुना करेंगे, 5 में 6 से गुना करेंगे 30, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हमको 25 आ जाए। इसका मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहला तो सभी में P कॉमन है तो अभी नहीं पहचान सकते हैं। उसके बाद I भी सभी में कॉमन है, P के बाद I सभी में कॉमन है। उसके बाद I के बाद L है, V है, P है, G है, G है। अब देखिए I के बाद आपको क्या क्या मिला, आपको एक L मिला, एक V मिला, एक P मिला और एक G मिला, फिर एक G मिला। तब बताइए इन पांचों लेटर में से आपका पहला लेटर कौन आना चाहिए। तो पहला लेटर आपको G आएगा, उसके बाद G आएगा, मतलब कि यही दोनों पहले आएगा। तो कहने का मतलब ये तीनों में से पहले तो G आता है, तो इसका मतलब कि हमको यही दोनों में से कोई पहला उठाएंगे। अब यहाँ पर बात आ गया कि दोनों में G है, दोनों में कॉमन क्या है तो G है। यहाँ देखेंगे कि G के बाद क्या है, इसमें G के बाद M है और यहाँ G के बाद E है। तो E पहले आता, M बाद में आता, इसका मतलब कि पहले 4 नंबर वाला आएगा, उसके बाद ये 5वां नंबर वाला आएगा। अब वहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका L है तो L यहाँ पर पहले आएगा, यानी यहाँ पर 1 आएगा तो L कट गया। उसके बाद ये P आएगा तो P वाला 3 हो जाएगा, बच गया V, यानी ये 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, आप लोग अल्फ़ाबेट के सभी नंबर याद कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसका नंबर लिखता हूँ
एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, एम का भी 13 होता है, बी का 2 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है और ई का 5 होता है। और यहाँ पर आपको कोड क्या लिखा हुआ है सबका, सभी का मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से कि ये इसका नंबर कोड क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एल है तो एल का कोड होता है 12, डी का कोड होता है 4, एल का कोड होता है 13। मैं इस वाले का लिख रहा हूँ, ठीक है। एल का कोड 12 हो गया, डी का कोड 4, एल का कोड कितना होता है, एल का कोड होता है 12, एल का कोड कितना होता है 12 होता है, तो ये 12 लिखाएगा, 13 कैसे लिखा गया। एल का कोड कितना होता है 12 होता है। उसके बाद ए का कोड कितना होता है 1 होता है, क्यू का कोड 17 होता है और यहाँ पर जेड का कोड होता है 26। यानी यहाँ पर हमको देखने पे पता चल रहा है कि सभी में -1 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ पर हमको कौन नंबर सीरीज मिल गया, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, तो सभी में -1 हो रहा है। तो हम इसका एक माइनस कर देंगे, तो P में 1 माइनस करेंगे, P से पहले क्या आता है, तो ये 16 है, तो 16 में से 1 गया 15, 15 कोड होता है O का। R का कोड होता है 18, 18 में से 1 गया 17, 17 होता है Q का, ठीक है। उसके बाद I का कोड होता है 9, 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ पर हमको फॉलो हो रहा है सभी में। L का कोड होता है 12, 12 में से 1 गया, 12 में से एक 22 बचा हुआ है ना, 22 छूट गया, 22 का होता है एक U आ जाएगा। उसके बाद H आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, D F D आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ, ठीक है। ये सर्किल वाले सीटिंग अरेंजमेंट है, तो हम इसमें सर्किल वाले पहले सर्किल बना देते हैं। टोटल इसमें 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने 6 व्यक्ति सर्किल के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 100% कन्फर्म हो, पहला बोला कि एफ जो है ए के ठीक बगल में, ये कन्फर्म है कि बगल में है, लेकिन आपको ये कन्फर्म नहीं है कि वो दाएं है कि बाएं, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे लिखा हुआ डी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, मतलब कि कहीं भी अगर हम ई के बैठा देंगे तो इसका दाईं और दूसरे स्थान पर डी हो गया, ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद बोला है बी जो है वो ई के बगल में है, ई के बगल में है, लेकिन कहाँ पर, बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है कि सी के दाईं ओर, ये जो और वर्ड लगा रहता है ये दूर वाले के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि बी जो है वो सी के दाईं ओर, अगर सी यहाँ पर होगा तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी आ जाएगा, तो ये कन्फर्म हो गया। और उसके बाद बी जो है वो ई के बगल में भी कन्फर्म हो गया। आगे पढ़ते हैं, एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी एफ जहां भी होगा वो एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा दी, इसका दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये पहला है ये दूसरा है, तो यहाँ तक मैंने बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद है ए ई के ठीक बगल में नहीं बैठा होगा, यानी ए तो सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब सबको बैठा दिया। तो पूछ रहा कि ए के दाईं ओर से, ए के दाईं ओर से ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए और ई, ए यहाँ पर है ई यहाँ पर है, तो इसके बीच में 2 बैठा हुआ, एफ और सी बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक फोटो है, ठीक है, यहाँ पर एक फोटो है और फोटो को देखते हुए मारिया यहाँ पर है, मारिया यहाँ पर है और ये फोटो को देख रही है, ठीक है। और क्या बोलती है कि मारिया बोलती है कि वह मेरी माँ की, ठीक है, ये मारिया बोलती है, इससे फोटो को देख के बोलती है कि वह मेरी माँ, यानी मारिया की माँ जो होगा, मतलब कि मेरी माँ की माँ की इकलौती बेटी है, फोटो को बोला है, यानी फोटो यहाँ पर आ गया,
फोटो जो है यहाँ पर आ गया। तो बोला है कि मारिया जो है फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी माँ हो गई, इसका मतलब है कि ये इसकी बेटी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर आपको 1, 3, 6 और एक क्वेश्चन मार्क है, ये 20 है, उसके बाद ये 37 है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, उसके बाद यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, 1 यहाँ 2, फिर यहाँ 2 3, अगर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ 11 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर ही ऐड करेंगे तो 9 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर ऐड करने में कितना रहा है, 17 ऐड कर रहे हैं। तो हमको एक पैटर्न मिल गया, यहाँ पर ही ऐड हो रहा है 1, यहाँ पर हो रहा है 2, यहाँ पर 2 का दुगना 4 हो गया और 4 का दुगना 8 हो गया। मतलब हमको यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम एक स्टेप और नीचे गए तो हमको मालूम चल गया कि इसका डबल होके जुट गया, फिर इसका डबल होके ये जुट गया। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन सा सही है, 4 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसमें आपको वो भी अल्फाबेट वाले है, इसको चेक करना है। तो ये अल्फाबेट वाले प्रश्न है, इसमें आपको सभी अल्फाबेट के नंबर और अपोजिट लेटर याद रखना चाहिए। यदि आप लोग याद कर लेते तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा और शॉर्टकट में जल्दी से बन जाएगा। जैसे ये सी है, पी है, एफ है, जी है, और इसके बाद कोड क्या दिया हुआ है, ई, एन, एच, ई है। अब देखिए सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हो गया। पी का कोड होता है 16, एन का कोड होता है 14, तो यहाँ पर ये बड़ा 2, अब ये 14 16 में से घट गया तो यहाँ पर -2 हो गया, -2 हो गया। एफ का होता है 6, एच का होता है 8, यानी यहाँ पर +2 ऐड हो गया। इसका होता है 7, इसका होता है 5, यहाँ पर माइनस हो गया। तो हमें क्या मिला पैटर्न कि एक बार +2 जोड़ेंगे और एक बार 2 माइनस करेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो ये पैटर्न हमको मालूम हो गया। तो ये आपको कब मालूम होगा, जब आपको नंबर मालूम होगा ना, तब आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमको यहाँ पर ये दिया हुआ था, ई है, ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। जैसे ये ई, एन, एच, ई है, तो ई का कोड कितना होता है, 5, एन का कोड 14, एच का कोड 8, ई का कोड 5 है। तो पहले हमको 2 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, 7 किसका होता है, जी का। 14 में से यहाँ 2 माइनस करेंगे, 12, 12 होता है किसका, एल का। उसके बाद ये 8 में फिर 2 जोड़ेंगे, 10, 10 होता है जे का। 5 में 2 माइनस करेंगे, 3, 3 होता है सी का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ये जो आकृति दिया हुआ इसमें कहीं ना कहीं इसमें मौजूद है, तो इसको आपको खोजना है और ये आपको खोज के हमें होमवर्क के रूप में बताना। आंसर दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना, इंडिकेट करके बताना कि ये फिगर इसमें छिपा हुआ है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया नंबर सीरीज में, यदि नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ प्लस होगा, धीरे धीरे घटेगा इसका मतलब वहाँ माइनस करेंगे। यदि एक बार नंबर ज़्यादा हो जा रहा है तो वहाँ पर मल्टीपल होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ पर हमको नंबर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जरूर मल्टीपल होगा, क्योंकि नंबर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे ये 10 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 78 है, तो नंबर काफ़ी मात्रा में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पर गुना हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे में अगर हम 10 में 3 गुना कर देते हैं, 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा, और फिर हम अगर 3 माइनस करेंगे
तो 10 3 30 और 30 में से 3 गया 27, ये हमको मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम 27 में 3 से गुना करेंगे और -3 करेंगे तो 27 दिया 81 होता, 81 में से 3 जाएगा तो 78 आ जाएगा, यानी ये भी हमको फॉलो हो गया। तो यहाँ पर हमको पैटर्न मालूम हो गया है कि इसमें 3 से मल्टीपल करना है और 3 माइनस करना है। तो ये 231 है ना, तो 231 में हमें 3 से गुना करना है और -3 कर देना है। तो 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा और -3 करेंगे तो 690 आ जाएगा। तो इसमें क्या पैटर्न था कि 3 से गुना कीजिए और 3 माइनस कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब, जब भी आपका दर्पण इस प्रकार से खड़ा रहेगा तो इसमें लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चले जाएंगे और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर में ये दिया हुआ है, ई है, तो जो दर्पण के जितना नज़दीक होगा उतना ही वो नज़दीक बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहला सिंपल सा चीज़ देखना है, जैसे ये Q जो है ये सबसे लास्ट में Q है तो ये बड़ा Q हो नहीं सकता, ये भी बड़ा Q हो नहीं सकता, और ये P होगा तो P होगा नहीं, ये Q हो, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें T इसमें हो गया, E हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही जवाब है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला तो ये ऑप्शन 1 होगा नहीं क्योंकि इसमें बड़ा Q कहीं पर है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब जैसे ये E है तो E हमारा इस प्रकार से पलट जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा। R है तो R भी हमारा पलट के इस प्रकार से हो जाएगा। I तो सेम का सेम रहेगा। अब ये A लिखा हुआ तो A पलट के ऐसे हो जाएगा। N है तो N भी पलट के इस प्रकार से हो जाएगा, N हो जाएगा। O तो सेम रहेगा, I भी सेम रहेगा, T सेम रहेगा, S हमारा बदल जाएगा, E भी हमारा बदल जाएगा, U चेंज होगा नहीं, और Q है तो ये P के रूप में हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ अंतर होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न दिया हुआ है। तो अल्फ़ाबेट वाले काफ़ी आसान होते हैं। आसान कब होंगे, जब आपको इसका नंबर पता रहेगा तभी होगा, नहीं तो आप इसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं बार बार वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिएगा। जैसे ये A है, C है, B है, O है, ठीक है। उसके बाद ये आपको P है, C, D, B। तो इसे देखने से आपको पता चल रहा है कुछ नहीं चल रहा होगा, कौन सा बढ़ रहा कौन नहीं बढ़ रहा कोई पता नहीं चल रहा। तो ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है और ये 15 होता है। अब इसका देखिए P होता है 16, C होता है 3, D होता है 4 और B होता है 2। अब आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा, आप इसको चाहे तो तिरछे देखिए, क्रॉस करके चेक करिए। देखिए ये 15 से 16 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी सभी में एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्रॉस करके एक एक बढ़ जा रहा है। तो ये हमको पैटर्न मालूम हो गया कि हमको इस प्रकार से नंबर जो है वो बढ़ रहा है, सभी में एक एक ऐड हो रहा है। अब आपको लास्ट में क्या दिखा हुआ है, K है, J है, I है और H है। तो सभी में एक एक ऐड करना है, इसमें भी एक ऐड करना है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो ये इसका कोड होता है 8 और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, तो 9 यहाँ पे लिखाएगा क्योंकि इधर से अपोजिट आ रहा है। इसमें एक जोड़ेंगे, I का कोड होता है 9, 9 1 10, J हो जाएगा और J का मतलब 10 होता है। तो J के बाद K आता है और K के बाद क्या आता है, यानी ये 11 1 12, L हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक कोड भाषा में डार्क कलर को इतना कोड लिखा गया है, इसको इतना कोड किया गया और इसको इतना कोड किया गया और इसको इतना कोड किया गया।
तो आपको बताना क्या है, डेज का कोड बताना है। ठीक है, तो आप पहले देखिए कि इसमें टोटल कितना लाइन लिखा हुआ। तो ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल 4 लाइन बनेंगे, 1 2 3 और 1 4। टोटल कितनी लाइन बन गए, 4 लाइन बन गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, डेज के लिए। तो आप पहला लाइन में देखिए डेज है, पहला लाइन में आपका डेज नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ से आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरा में डेज है, इसका मतलब कि दूसरा में हमको आंसर मिलेगा। तीसरा में भी डेज नहीं है तो यहाँ आंसर नहीं मिलेगा। चौथा में देख रहे हैं, चौथा में भी डेज नहीं है, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ दूसरे लाइन से मिलेगा। यानी दूसरे लाइन में हमको ये लिखा हुआ, तो यही तीनों में से कोई आपको एक ऐसा होगा। तो बाकी जो अगल बगल मिलेगा सबको काट देंगे। ठीक है, जैसे में ये TU है, KU है, WU है, तो WU यहाँ मिला, WU यहाँ मिला, काट दिए। TU और कहीं पर है, KU यहाँ मिला, KU यहाँ मिला, काट दिए, बच गया TU। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से देखना है कि ये डायग्राम जो बना हुआ है ये पहले इधर था। ठीक है, अब ये इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले इस प्रकार से था, अब ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे कैसे हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा हो गया। अगर एक लाइन छोड़ के देखते हैं तो ये था, उसका मुंह ऊपर था तो ये नीचे हो गया, इसका मुंह दाएं साइड था तो ये बाएं साइड हो गया। अगर ये ऊपर की ओर है तो इसका मतलब आंसर हमको नीचे वाला आना चाहिए, आंसर नीचे वाला आएगा। तो वहाँ पर ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया, इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो हम इसको फिर से चेक करते हैं। ठीक है, ये इसमें जो लगा हुआ डंडी ऐसे था पहले, अब ये इस प्रकार से इतना हो गया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया। तो ये कितना डिग्री पे घूम रहा है ये आपको ध्यान देना होगा कि पहला इस प्रकार से था तो अब ये ऐसे हो गया। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री घूमा, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हमको आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से देखते रहिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आपको सेम वही पैटर्न फॉलो करना। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जहाँ पर डिवाइड होगा ऑप्शन में उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस, 99% फोकस डिवाइड पर करना है। ठीक है, ज़्यादातर आपको डिवाइड पर ही फोकस करना है, लेकिन आपको एग्जाम में चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है तो हम इसी को डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। यानी गुना और प्लस पर यहाँ लिया हुआ, ये 54 हो गया, प्लस को कर दिया गुना, ये हो गया 18, ये डिवाइड का डिवाइड माइनस 36 और गुना को कर देंगे प्लस 16, 9 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 54 में 2 से गुना करेंगे 8 आ जाएगा, 54 दूनी 108 माइनस, अब ये 36 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपका 20। अब यहाँ घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।